नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना महामारी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में पहली बार मामले 3.5 लाख को पार कर गए। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2812 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। कर्नाटक ने 14 दिन का लॉकडाउन जैसे कर्फ्यू लगा दिया है, तो कई राज्य जिला स्तर पर पाबंदियां लगा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने मुलाकात की और सेना किस तरह से मदद कर रही है इसकी समीक्षा की गई। ये भी कहा गया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर सेना के लिए हैं वो अब सिविलियन इस्तेमाल के लिए दिए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार कई जगहों से ऑक्सीजन का इंतजाम कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन टैंकर द्वारा ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इस आपातकाल जैसे हालात के बीच लोग मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। कोरोना के इस दौर में जैसे हर कोई ब्लैक करने पर उतरा हुआ है। एम्बुलेंस वाले 1 किलोमीटर जाने के लिए 300 रुपए मांग रहे हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस के। यानी आपको अपने किसी बीमार को नोएडा से दिल्ली लाना हो तो आपको 15,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। परिमल कुमार की रिपोर्ट। दूरी करीब 26 किलोमीटर, लेकिन किराया 14 से 15,000 रुपए। क्या कॉस्ट आएगा सर? कितने देर में आ सकती है? सर आप पहले ऑक्सीजन का पता कर लीजिए। ऑक्सीजन है हमारे पास घर में। घर पे है। सेक्टर कौन से कहाँ जाना है? सेक्टर 34 है सुपरटेक का। वहाँ जाना है गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ से गंगाराम जाएंगे। ठीक है सर, हो जाएगा। विदाउट ऑक्सीजन इसके 15,000 रुपए लगेंगे एम्बुलेंस के। लगा कहीं कुछ गलती हो गई तो एम्बुलेंस की दूसरी सर्विस वाले को कॉल किया। हेलो। हाँ जी। एम्बुलेंस चाहिए था, मिल सकता है क्या? कहाँ पे? सेक्टर 34 में। नोएडा। और जाना है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। सेक्टर 34 से सर गंगाराम। सर एम्बुलेंस मिल जाएगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ओके, और ऑक्सीजन इंतजाम अगर रहे तो कितना कॉस्ट आएगा? ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो हम आपको छुड़वा देंगे। इसका जो गंगाराम तक का रहेगा ड्रॉपिंग का 15,000 का एक्सपेंस रहेगा। पहले कभी 12 रुपए से ज्यादा किलोमीटर रेट नहीं था, पर अब कोरोना ने भाड़ा 25 गुना ज्यादा कर दिया है। हेलो जी, कहाँ जाना है सर? गंगाराम हॉस्पिटल सेक्टर 34 से जाना हो तो हमारे पास ऑक्सीजन तो नहीं है। बिना ऑक्सीजन वाला अगर मिल जाए, हम सिलेंडर अगर इंतजाम कर दे तो। सेक्टर 34 से जाना है। सेक्टर 34 से जाना है गंगाराम जी। हाँ, गाड़ी तो मिल जाएगा सर। कितना बियर करना पड़ेगा और कितनी देर में आ जाएगी? कम से कम आधा घंटा में आ पाएगी। कितना पैसा सर? 14,000 रुपए। वहीं दिल्ली का शहीद भगत सिंह सेवा दल एम्बुलेंस की ये सेवा निःशुल्क दे रहा है। कुछ ऐसे लोग इस क्राइसिस को देखते हुए कि कोरोना में एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही हैं, 5,000, 10,000, 15,000, यहाँ तक कि आनंद विहार ASBT से GTBA हॉस्पिटल राजीव गांधी तक आने का 25,000 रुपये तक लोगों ने मांगा। मैं समझता हूँ कि इस काला बाजारी करने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से दंड देना चाहिए। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं जो यहाँ सटीक बैठती है। हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार मौजूद है। परिमल, हद हो गई कि इस तरह से हालात, एक तो हालात की मार, ऊपर से इस तरह की जो मुनाफाखोरी लोग कर रहे हैं। क्या इस पे आप होता हुआ देख रहे हैं? प्रशासन क्या इसमें कुछ कर सकता है? आपने 3 लोगों से बात की, तीनों ही 15,000, 14,000 मांग रहे थे। और ये तो आपने पकड़ लिया, नहीं तो कितने तो पकड़ में भी नहीं आए। एक आदमी छूट गया जिसके दरअसल मुझे ये जानकारी मिली थी कि 25,000 रुपए भी किसी से मांगे गए हैं, लेकिन वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन ये भी हालत है कि 25,000 रुपए मरीज को पहुंचाने के तो ले ही रहे हैं। शमशान घाट पे अगर एम्बुलेंस को लेकर अगर दाह संस्कार के लिए लेके जाना हो तो ये लोग लास्ट से भी समझौता नहीं कर रहे हैं। मतलब थोड़ी सी भी संवेदना इन लोगों के पास नहीं बची है। आप पैसा लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं, उसकी कीमत आप लीजिए, लेकिन जो कीमत है वो लीजिए। आप ये जो तस्वीर है या जो आवाज़ है वो बताती है कि किस तरीके से इस तरीके से कालाबाजारी हो रही है। और हमने जानबूझ के ये नंबर दिया है, सर्विस का नाम दिया है एम्बुलेंस सर्विस का, ताकि कार्रवाई हो, ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोई इस तरीके की मुनाफाखोरी ना कर सके। आप सोचिए, मरीज को ले जाने में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आप इतने पैसे लेंगे। और किसी ने मुझे ये भी बताया
जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि 25-25 हज़ार रुपए तक मांगे हैं इन लोगों ने। और यही बात जितेंद्र सिंह संटी भी बता रहे हैं, जो उनकी जानकारी में आया, क्योंकि रोज दिन यही काम कर रहे हैं निधि और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पर हम यही चाहेंगे कि कार्रवाई हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि इस तरीके की मनमानी आखिर कैसे हो सकती है, वो भी तब जब हर कोई बेबस है, लाचार है और अपने किसी के इंतजाम को लेकर, हॉस्पिटल में एडमिट करवाने को लेकर एम्बुलेंस सर्विस की तलाश में यहाँ वहाँ दर बदर भटकता है। बिल्कुल परिमल, इससे एक ये सवाल भी उठता है कि इससे ये तो साफ हो गया कि एम्बुलेंसेज हैं, क्योंकि एक जगह ये सवाल भी उठ रहा था कि एम्बुलेंसेज नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से बेतहाशा 15,000 25,000 मांगी जाएगी तो एक आम आदमी कैसे, क्योंकि एक तो पहले उपचार का इतना बड़ा इलाज, इतना ज़्यादा महंगा खर्च आ रहा होगा, और ऊपर से अगर मिल भी गई तो इतने पैसे जुटा पाना, तो हम समझ सकते हैं कि लोग किस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, कोई गाड़ी में ले जा रहा है, कोई ठेले में ले जा रहा है शव को, तो इसलिए क्योंकि इतनी मुनाफाखोरी हो रही है। ये मजबूरी का फायदा है निधि, जो हर कोई उठा रहा है, कोई दवाई के नाम पर, कोई एम्बुलेंस के नाम पर, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर। और ये तरह तरह की रिपोर्ट आती रही है और हम भी दिखाते रहे कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है। प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को सुनिश्चित करे, ताकि लोग जब इस दर्द में हो, इस बेबसी में हो, जब उनको उपचार चाहिए, इलाज चाहिए, तो कम से कम उनसे इस तरीके का बर्ताव या व्यवहार ना हो। और मैंने पहले भी बताया, ये तो इलाज के लिए लोग जाने वाले लोग हैं, जो शमशान घाट तक के लिए अंतिम दाह संस्कार के लिए जाते हैं। हमारे पास ये भी रिपोर्ट है कि वहाँ के लिए भी मुंहमांगी कीमत मांगी जाती है और तब जाके ये लोग तैयार होते हैं। तो एक कार्रवाई होनी जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है, प्रशासन को हरकत में आना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से एम्बुलेंस तो है लेकिन मनमानी कीमत ये लोग सर्विसेज वाले वसूल रहे हैं। अब शमशान और अंतिम क्रिया के लिए कितने पैसे मांग रहे हैं ये लोग? जो मुझे जानकारी मिली वो बहुत कम दूरी, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी को लेकर इन्होंने 20-20 हज़ार रुपए मांगे हैं कोविड के पेशेंट्स को लेकर। अब आप सोचिए कि उस दर्द में, उस बेबसी में कैसे लोग सुनिश्चित कर पाए कि अपने को लेकर वो अंतिम दाह संस्कार करने जाए। यहाँ पर कई सारी चीजें, हमने सिर्फ चावल का दाना उठाया है निधि, अगर इसको तलाशेंगे तो नोएडा एक वानगी के तौर पे हमने उठाया है, दिल्ली में भी तलाशेंगे तो इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। तो प्रशासन अगर हरकत में आया और इस तरीके को लेकर सुनिश्चित किया जाए तो शायद ये कालाबाजारी रुक सके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट के लिए परिमल, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग आपकी रिपोर्ट को देख रहे होंगे और इस तरह की जो चीजें चल रही है, मुनाफाखोरी हो रही है, उस पर लगाम लगे और कार्रवाई हो ऐसी एजेंसियों पर। तो एक तरफ मुनाफाखोरी के बीच कुछ ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से मुश्किल में फंसे लोगों की मदद में जुटे हैं। अब छत्तीसगढ़ में महीने भर पहले शुरू हुई मिनी एम्बुलेंस सेवा कोविड मरीजों के लिए वरदान साबित हुई है। कोविड के इस कहर के बीच रायपुर के 2 युवाओं ने मिसाल पेश की है। रायपुर के रविंद्र सिंह ने अपनी कार को ही एम्बुलेंस बना लिया। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और कोविड मरीजों को दी जाने वाली जरूरी दवाएं भी। हमने देखा कि पैनिक बढ़ते जा रहा है और लोगों को ट्रांसपोर्टिंग के लिए व्हीकल नहीं मिल पा रहे थे। लोग इलाज तो दूर की बात है, सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे थे। तो बिना देरी किए हमने तुरंत अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी अरेंज की और उस गाड़ी को ही हमने मिनी एम्बुलेंस पे कन्वर्ट कर डाला। फिलहाल उस गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के मेडिकल सप्लाईज की व्यवस्था है। कई डॉक्टर्स हमारे रेगुलर टच में रहते हैं और मैं अपने फ्रेंड अरविंद के साथ सुबह 10 बजे से लेकर के देर रात 2 बजे 3 बजे तक इस पर रेस्क्यू करने डेली जाता हूँ। और डेली की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम हम 10 से 12-15 पेशेंट गंभीर जो मरीज रहते हैं उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। अभी तक अगर संख्यात्मक तौर पर बात किया जाए तो हम 40 से 50 गंभीर पेशेंट्स को ड्रॉप करते हैं। रविंद्र के साथ उनके दोस्त अरविंद सोनवानी भी लगे हुए हैं। इस समय जब एम्बुलेंस मिलना मुहाल है, ये दोनों सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इन दिनों एक दिन में करीब 15 मरीजों को ले जा रहे हैं। अब तक महीने भर में 50 गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। 6 तारीख को वैक्सीन लगाया था। वैक्सीन लगाने के बाद मेरे को कुछ 5 दिन तक अच्छा रहा, फिर उसके बाद मेरा तबीयत खराब करने लगा। वैसे में मेरे को ना सांस का कमी होने कारण से फिर मैंने अस्पताल में फ़ोन किया तो फिर भाई साहब में आए, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था तो इन लोग से मदद से हमारे को वहाँ तक मिला। आने जाने का कोई नहीं चार्ज, कोई चीज़ चार्ज नहीं। उम्मीद फाउंडेशन से मुझे ये जो सहयोग मिला है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने मुझे एम्बुलेंस की जो सुविधा दी है अभी, और मैं कोविड पेशेंट पे पॉजिटिव हूँ और मुझे इन्होंने जो सुविधा दी है गाड़ी से लाने ले आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी
इनकी सुविधा के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। एक तरफ अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जो अपने निजी वाहन को एम्बुलेंस बनाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सोमेश हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सोमेश, राहत मिली है कि इस तरह भी लोग मदद करें, जितनी भी मदद हो सके, क्योंकि अभी आपसे पहले परिमल की रिपोर्ट देखी किस तरह से मुनाफाखोरी हो रही है, लेकिन वाकई में रायपुर में भी हालात ठीक नहीं, छत्तीसगढ़ में ये कदम एक राहत भरी खबर लेकर आया है। जी निधि, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं, रोजाना लोगों की जानें जा रही हैं और रोज लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस बीच में एक अच्छी खबर है कि राजधानी रायपुर में 2 युवाओं ने एक मिनी एम्बुलेंस बनाया है और जिसकी मदद से रोजाना ये लोगों की मदद कर रहे हैं। कोविड मरीजों को ये सुबह 10 बजे से निकलकर रात के 2 बजे तक ये लोग जाते हैं और एम्बुलेंस उसी को एम्बुलेंस बना लिया है। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ राजधानी में भी जिस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि रोजाना लोगों की मौत हो रही है, शमशान घाट में जगह नहीं है, यहाँ तक हालात इतने थे कि ट्रकों में 100 को ले जाया जा रहा था। इस बीच में राजधानी रायपुर में जिस तरह से इन दोनों युवाओं ने एक मिनी एम्बुलेंस बनाकर एक मिसाल पेश की है, जो कोविड मरीज हैं, इनको जो गंभीर स्थिति में रहते हैं, इनको अस्पताल ले जाते हैं। जी निधि, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए सोमेश। और अब आगरा से खबर हो, यहाँ ये दृश्य भी आपको बेहद परेशान कर सकते हैं। आगरा के एतमादपुर में प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया। यहाँ मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करते दिख रहे हैं। वहीं एक महिला अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर पर पैर रखकर मरीजों के परिजनों को धमका रही है। लगातार ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर भी सामने आ रही है। देख सकते हैं कितनी मिन्नतें कर रहा है एक परिवार ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए। उधर आगरा से दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। बेबस पत्नी ने जान बचाने के लिए अपने पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन दिया और कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं पर जगह नहीं मिली। अंत में एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने इनके पति को मृत घोषित कर दिया है। बहुत ही दुखद ये तस्वीरें जो आ रही हैं। और एक और तस्वीर आगरा से ही आई है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बेटे ने अपने पिता के शव को कार की छत पर रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया है। आगरा में एम्बुलेंस मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है और जिस तरह से हमने नोएडा में देखा है कितने दाम में मांगे जा रहे होंगे। नसीम अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नसीम, वाकई में जो तस्वीरें आपने भेजी हैं बहुत ही विचलित कर रही हैं। इस दुखद समय में इस तरह के जो हालात बने हुए हैं, पहले तो हमें वो तस्वीर के बारे में बताइए जो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जो एक अधिकारी और परिवार वालों के बीच जो चल रही थी तनातनी और परिवार वाले गिड़गिड़ा रहे थे, बहुत ही बेहाल थे। क्या माजरा था वहां पर? देखिए मेरी ये बाके बिहारी फीलिंग ऑक्सीजन प्लांट है आगरा के एतमादपुर इलाके में, जो टेढ़ी बगिया में पड़ता है। यहाँ पर चूंकि ये प्लांट से सप्लाई की जा रही है, हॉस्पिटल्स को की जा रही है और जो तीमारदार हैं उनको डॉक्टर का पर्चा और एडवाइस जो स्लिप है उसके आधार पर उनको वहां से ऑक्सीजन दी जा रही है। हालात ये है कि वो जो प्लांट है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से। वहां पर लोग काफी भीड़ लगी पड़ी है और जो तीमारदार है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि वहां इस समय मौके पर हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर भी मौजूद हैं सुबह से, जो अपने हॉस्पिटल में गैस ऑक्सीजन की कमी की वजह से कि ऑक्सीजन खत्म न हो जाए उनके यहाँ पेशेंट एडमिट है। ऐसे आगरा के करीब 1 दर्जन हॉस्पिटल्स ने इस तरह के नोटिस लगा रखे हैं कि हमारे यहाँ 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ इस समय 70 पेशेंट एडमिट है, हमारे यहाँ करीब 60 पेशेंट एडमिट है, कभी हमारे यहाँ 20 पेशेंट एडमिट है। तो इस तरह से और ये जो विजुअल है जो देख रहे हैं आप, ये एसडीएम एतमादपुर है और
जो तीमारदार है वो कह रहे थे कि कैसे भी मुझे सिलेंडर दे दीजिए, मेरे घर में जो है बहुत दिक्कत है, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो मेरे जो तीमारदार है उसकी डेथ हो जाएगी। इसको लेकर के आपसी में वो मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि माजरा बन नहीं रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत आगरा में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि आगरा में इस समय मौजूदा हालात में जो कोरोना का जो एक रूप देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से आगरा में 45 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड इस समय मौजूदा समय में आ रही है, लेकिन क्योंकि हम जो आगरा के जो प्रशासन है वो 30 मीट्रिक टन की सप्लाई कर पा रहा है। कल आगरा में करीब रुड़की से और मोदी नगर से करीब 22 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मंगाई गई थी, उसकी सप्लाई भी कर दी गई है, लेकिन प्रशासन बेबस है। जाकर भी प्रशासन के अधिकारी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आगरा के जो सिस्टम है ऑक्सीजन का फेल हो गया है, एम्बुलेंस कहीं नजर नहीं आ रही है। हमने आपको कई विजुअल्स में दिखाया, एक जो सीएनजी की गाड़ी होती है जिसको मायापुरी बोलते हैं, उसमें एक परिजन अपनी बॉडी को रख करके माँ की बॉडी पर ले जा रहे हैं। उनसे पूछा गया किसी कौन है, उन्होंने कहा डेथ हो गई है, एम्बुलेंस नहीं मिली है। ऐसी एक बेटा अपने पिता की अंत्येष्टि करने के लिए एम्बुलेंस न होने से अपनी छत की गाड़ी पर उसको बांध को सबको ले जा रहा है। बड़े ही विचलित करने वाले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के हित को विचलित कर रही हैं। आगरा के हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, स्थितियां ठीक नहीं है दीदी। बिल्कुल नसीम, और एक वो तस्वीर भी है जहां पे एक पत्नी अपने पति को खुद अपने मुंह से ऑक्सीजन देने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि ना तो पति के लिए जगह मिल रही थी, ना ऑक्सीजन मिल रहा था। यहाँ पे क्या हुआ था, अंत में वो अपने पति को हर कोशिश करी लेकिन बचा भी नहीं पाई। जी, लेकिन यदि आगरा के जो छोटे बड़े हॉस्पिटल की मैं बात करूं अगर मैं बैठ करके, और आगरा की जो सरकारी अस्पताल है, सरजी नाइजो मेडिकल हॉस्पिटल एंड एक जिला अस्पताल, ये सब हॉस्पिटल भर चुके हैं। यहाँ कोई बेड नहीं है, यानी कि आप कोविड पेशेंट हैं तो भी बेड नहीं है, और अगर जनरल बीमारी है उसकी भी ओपीडी नहीं चल रही है। और अब चूंकि डॉक्टर्स भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरह से भर गए, चूंकि जिस तरह से आगरा के अंदर कोविड पेशेंटों की संख्या करीब लगातार 15 दिन से हम देख रहे हैं 400, 500, 600 के करीब पर डे 600 पेशेंट आ रहे हैं। तो आगरा का जो हॉस्पिटल है, छोटे बड़े और आगरा के आसपास के, वो सारे भर चुके हैं। इन हॉस्पिटलों में जगह नहीं होने की वजह से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो कल की तस्वीर थी, और ये महिला अपने पति को लेकर के ऑटो से कई प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे, जहां पर इन पति को एडमिट करने से मना इसलिए कर दिया गया कि पहले वो कोविड का टेस्ट करा लें। जब तक वो आगरा के सरकारी अस्पताल एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे पति की डेथ हो चुकी है। उसके बाद मरीज आप देख रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन न होने की वजह से उनकी पत्नी अपने पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो इस सब के बावजूद भी अपने पति को नहीं बचा पाई हैं, और बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीर है। बिल्कुल नसीम, आपने ये जानकारी दी। नजर बनाए रखें आगरा के हालात पर, और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि सिर्फ लखनऊ और बनारस को ही, वाराणसी को ही उपलब्धता सुविधाएं मिलनी चाहिए, आगरा में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। बहरहाल देश की बात में ब्रेक लेते हैं और आगे हम जानेंगे क्या मुंबई में खत्म हुआ है कोरोना का पीक, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब खबर है महाराष्ट्र से। मजदूरों का पलायन, सख्त पाबंदी या कम हुई टेस्टिंग, मुंबई में घट रहे संक्रमण के आंकड़े की वजह क्या है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स कहती है कि ऐसा लगता है कि मुंबई की पीक से अब वो निकल गया है। 11,163 कोविड के इतने मामले 4 अप्रैल को मुंबई में आए। पॉजिटिविटी रेट थी 22%, यानी टेस्ट किए जाने वाला हर 5वां आदमी मरीज था। अब 3 हफ्तों के बाद ये घटकर 14% पर है। संक्रमितों की संख्या 2 दिनों से 6,000 से कम है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स मानती है कि मुंबई पीक से निकल गई है। जो मुंबई के आंकड़े आए हैं वो काफी प्रोत्साहनकारक हैं और धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमको लगता है कि जो अप्रैल के शुरुआत में आंकड़े थे और जो पिछले हफ्ते के आंकड़े थे, उस वजह से शायद मुंबई का जो है पीक पहुंच के केसेस कम शुरू होना चालू हो गए होंगे। पिछले 10 दिनों से जो है हमारे सरकार ने जो नियम लागू किए हैं लोगों के आने जाने पे और जो रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस के चलते ये सब आंकड़े कम हुए हैं।
मुंबई में 5 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और 14 अप्रैल से सख्त पाबंदियां हैं। बीएमसी के कोविड जंबो सेंटर के डीन भी मानते हैं कि इन्हीं पाबंदियों के कारण मामले में तेजी से गिरावट आई है। गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ली है, महानगर पालिका आयुक्त ने जो पॉलिसीज बनाई है, उसका असर दिख रहा है और कुछ दिनों में काफ़ी कम होने की आशंका है और लोग भी अच्छी तरह कोऑपरेट करें महानगर पालिका, महाराष्ट्र शासन को। तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बट वैक्सीनेशन के साथ अगर नंबर कम हुआ तो चंद महीनों में आप अच्छा देख सकते हो कि मुंबई अच्छी तरह सेफ हो जाएगी और पैंडेमिक से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे सख्ती का असर अगर मुंबई में दिखा तो पूरे महाराष्ट्र में अब भी 66,000 पार मामले क्यों हैं? मुंबई में हो रही टेस्टिंग के आंकड़ों पर भी गौर करना जरूरी है। 16 अप्रैल से पहले 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही थी। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट भी 18% से ऊपर थी। 17 अप्रैल के बाद से 45,000 से कम होते होते टेस्टिंग 40,000 के करीब पहुंची है और पॉजिटिविटी रेट गिरकर 14% पर आ गई है। 4 अप्रैल को सबसे ज्यादा 11,163 मामले रिपोर्ट करने वाली मुंबई में टेस्टिंग भी 51,359 लोगों की हुई थी। मुंबईमध्ये गेल्या 10 दिवसांमध्ये आपण जर मुंबईतल्या चाचण्या मुंबई में पॉजिटिव केस भले ही मॉडरेट हैं, लेकिन टेस्ट सिर्फ 40,000 हो रहे हैं। संक्रमण औसत 15% है। ऐसे में अस्पतालों और कोविड सेंटर्स की जरूरत है। तर साधारणपणे तो 15% 17% रेशियो है। हालांकि कुछ ऐसे भी दिन रहे जब 47,000 से ज्यादा टेस्टिंग पर भी संक्रमण 7,000 के करीब रहा। लाखों मजदूरों का पलायन, सख्त पाबंदी, वायरस के कमजोर पड़ते तेवर, वजह भले जो भी हो, फिलहाल मुंबई में 60 से ऊपर रिपोर्ट हो रही मौतें सरकार प्रशासन के सामने चिंता बनी हुई हैं। मुंबई से सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार में पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। राज्य में संक्रमण दर 12% से अधिक है, लेकिन आम लोगों की शिकायत है कि ना उन्हें समय पर रिपोर्ट मिल रही है और ना ही समय पर इलाज हो रहा है। पटना के कंकड़बाग इलाके के निवेदा अस्पताल में रविवार को 4 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। सोमवार को ये मामला सामने आया तो यहाँ जल्दी से ऑक्सीजन पहुँचाई गई, लेकिन अब भी पटना में बहुत सारे लोगों को अपनों के लिए खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के लिए आए थे लेकिन खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन भरवाने आए हुए थे, पिछले 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। आईजीआईएमएस जैसे सरकारी अस्पताल में भी प्रबंधन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सबकी शिकायत एक ही है, मांग की तुलना में सप्लाई नहीं मिल रहा। उधर पड़ोस के जिलों जैसे जहानाबाद में लोगों की शिकायत है कि आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट 5 दिन पर मिल रही है और अस्पताल में प्रबंधन ठीक नहीं। रात में अगर कोई ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वो नहीं लग पाता है, लगाने वाला नहीं है, इंजेक्शन का सही टाइम पे नहीं दे पाता है। एंटीजन तो किट से होता है, वो एट ए टाइम रिपोर्ट बताता है, लेकिन लोगों को जहाँ तक मतलब एक्यूरेट है कि नहीं इस बारे में थोड़ा शक रहता है। लेकिन आरटीपीसीआर एम्स में जाता है शायद, और वहाँ से थॉरली जांच होकर आता है, तो उस पर थोड़ा विश्वास लोग ज़्यादा करते हैं। बिहार में जहां एक और कोरोना के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, वहीं इस बीमारी से प्रभावित लोगों को 2 प्रमुख समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक, जिनके अंदर इस बीमारी के लक्षण हैं, जब वो अपनी जांच देते हैं तो उसकी रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है, और दूसरी ओर अस्पतालों में ना बेड है, ना दवा और ना ही ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल पा रही है। जहानाबाद से मुकेश और पटना से कैमरामैन नागेंद्र तिवारी के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे, हरियाणा के हिसार में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। हरियाणा के हिसार के एक निजी अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई।
मरीजों की मौत के बाद अस्पताल के बाहर उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। पीड़ित परिवार का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होती है। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें ऑक्सीजन लाने को कहा। उनका आरोप है कि अस्पताल में पर्याप्त सुविधा नहीं है, तो इसे कोविड सेंटर क्यों बनाया गया। इसी के साथ फिलहाल अभी देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।